हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 27 जून और 27 जून से रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो चाहे आपका फिर यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर्स से इम्पोर्टेंट न्यूज होती है उनको हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बात आपको बता दें कि जो करंट अपडेट होता है वो आप चाहे यूपीएससी का दे रहे हो पेपर या स्टेट पीसीएस का या अदर किसी एग्जाम का पेपर दे रहे हो, तो वहाँ पे करंट जो रहता है एग्जाम के लिए जो कि पूछा जा सकता है, जैसे खेल से रिलेटेड हो गया और जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय होते हैं इनसे जो न्यूज़ें आती हैं वो हो गई। तो इनमें सिर्फ इतना होता है कि इनके क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज किया जाता है कि किसी भी मतलब कि जो भी करंट न्यूज आ रही है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज किया जाता है, टॉपिक नहीं। टॉपिक हर एक एग्जाम के लिए वही रहते हैं। सो यहाँ पे हम जितने भी हमारी एग्जाम से जो द हिंदू और दैनिक जागरण में न्यूज आती है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, उनको हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेट में ही सॉल्व करेंगे ताकि हमको ये आइडिया लगे कि यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या स्टेट पीसीएस में या अदर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड बन सकते हैं, ठीक है। इनका फॉर्मेट कैसे होता है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो जब एग्जाम देने जाते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं कि मतलब इनसे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं और जब पढ़ते भी हैं तो हमको समझ में आता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम बात करें जो कि हमारा कल का अभ्यास प्रश्न था। तो इसमें क्या कहा गया था कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग रखा है, ठीक है। तो इसमें से पहला ऑप्शन था कि BAA1 है और यहाँ पे याद रखना आप ये जो BAA स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल AA है, तो ये भी याद रखना है। BAA1, BAA2 और ये इसमें बात करें तो BBB है और BBB माइनस है और डी में है CCC है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की बात करें यदि हम तो BBB माइनस होगा। आप में से कई सारे लोगों ने इसका राइट आंसर दिया था। सो और जो नहीं दे रहे हो वो भी कोशिश किया करो कि आप लोग इसका राइट आंसर दो, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस डे के क्वेश्चन रहते हैं। तो इसीलिए प्रीवियस डे के क्वेश्चन देते हैं ताकि आप जो भी अगले वीडियो हैं, जो वीडियो आ रहे हैं उनको अच्छे से देखो और समझो, ताकि जब भी क्वेश्चन पूछे जाए तो उनका आंसर भी आप लोग दे सको, ठीक है। सो आशा करते हैं कि आप सभी भी इसका आंसर जरूर देंगे। जो भी क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाता है डेली तो उनका आंसर देने की जरूर कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम इसके व्याख्या की बात करें तो और डिटेल से समझिए क्या बात कही गई है इसमें। तो वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB माइनस पर बरकरार रखा है। फिच ने 8 साल में पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था का आउटलुक स्थिर से घटाकर नकारात्मक किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो फिच थी उसने 8 साल में पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था का आउटलुक स्थिर से, पहले स्थिर था तो उससे घटाकर निगेटिव कर दिया, ठीक है, नकारात्मक कर दिया है, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या बात की गई है, BBB माइनस है। देन उसके बाद अब हम बात करें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बात की गई है कि भारत से और तक मतलब कि अब तक, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। भारत से अब तक की सभी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानें कब तक निलंबित होंगी। तो यहाँ पे है जुलाई 1 और जुलाई 15 जुलाई और यहाँ पे है 31 जुलाई और जुलाई 22, ठीक है। तो मतलब कि 22 जुलाई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 जुलाई। इसमें हम व्याख्या की यदि बात करते हैं तो 15 जुलाई को और भारत के सभी अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री सेवाओं को 15 जुलाई 2020 तक निलंबित रखा जाएगा। ये घोषणा 26 जून 2020 को एक परिपत्र के माध्यम से नागर विमानन महानिदेशक द्वारा की गई थी, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो किस भारतीय राज्य ने पशुपालकों से गोबर की खरीद के लिए गोधन योजना की घोषणा की थी। तो यहाँ से पहला ऑप्शन है आपका कि झारखंड, दूसरे में है छत्तीसगढ़, तीसरे में है बिहार और चौथे में है उड़ीसा। तो यहाँ पे हमको क्या बताना है कि किस भारतीय राज्य ने पशुपालकों से गोबर की खरीद के लिए गोधन योजना की घोषणा की है, ठीक है।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो छत्तीसगढ़ होगा। और इसमें व्याख्या की बात करते हैं यदि, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 25 जून 2020 को राज्य में NY गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की गई। ठीक है, ये योजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए आप इनको लिखते जाओगे तो काफ़ी बेटर होगा। यहाँ पे सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं वो कौन है, भूपेश बघेल हैं। और इसकी कैपिटल क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, डेली आप लोग एक एक स्टेट की कैपिटल बताओगे, उससे आपका रिवाइज हो जाएगा। और जिससे नहीं बनता होगा वो गूगल से सर्च करेंगे तो बनने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें तो मुख्यमंत्री जो कौन है, भूपेश बघेल जी हैं। उन्होंने क्या किया है कि 25 जून 2020 को राज्य में NY गोधन न्याय योजना, ठीक है, ये योजना आप लिख लेना, शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य पशुओं को बनाने के लिए पशुधन मालिकों से एक निश्चित खरीद दर पर गोबर खरीदेगा। व्यावसायिक रूप से लाभदायक मवेशियों द्वारा खुले चराई को रोकने और सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या को हल करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए है। राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो नशीली दवाएं होती हैं और जो इनका दुरुपयोग होता है या अवैध तस्करी के खिलाफ इन अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें से 27 जून और 26 जून, 25 जून या 24 जून को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 26 जून को। ठीक है, इसकी व्याख्या की बात करें तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून 2020 को मनाया गया। इस वर्ष का दिन का विषय जो है वो बेहतर देखभाल के लिए बेहतर ज्ञान है। ठीक है, यानी कि इसकी जो थीम है 2020 की जो ये दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या है, तो बेहतर देखभाल के लिए बेहतर ज्ञान है। ठीक है, ये भी इस थीम भी क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया गया था उसकी थीम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि बेहतर देखभाल के लिए बेहतर ज्ञान। देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल नाम से एक व्यवहार परिवर्तन अभियान किसने चलाया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन होगा नीति आयोग, दूसरा होगा ICMR, तीसरा है स्वास्थ्य मंत्रालय और चौथा है गृह मंत्रालय। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल है तो ये व्यवहार परिवर्तन अभियान किसने चलाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ठीक है, यहाँ पे यदि हम व्याख्या की बात करते हैं तो नीति आयोग ने 25 जून को अपनी वेबसाइट के साथ एंटिंग नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल नाम का व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू किया। अभियान कोविड-19 के प्रसार से संबंधित मानदंडों का पालन करने में लोगों की मदद करेगा। ठीक है, तो ये तो इसकी व्याख्या की बात। देन हम नीति आयोग की बात थोड़ा सा करें तो इसमें क्या क्या, ये नीति आयोग आखिर है क्या चीज़, तो ये क्या है कि योजना आयोग का जो नाम परिवर्तित किया गया था, तो योजना आयोग का नया नाम जो है वो अब नीति आयोग है। ठीक है, देन इसमें से थोड़ा सा इसको समझते हैं कि इसका गठन कब किया गया था। तो नीति आयोग का जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है, पहले योजना आयोग के नाम से जानी जाती थी यही योजना, लेकिन उसके बाद इसमें कुछ संशोधन करके 1 जनवरी 2015, ठीक है, ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था। तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। और इसमें से एक MPPSC में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा क्वेश्चन था कि मतलब कि नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, अब उसमें दे दिया था कि जितने भी प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी जी। तो इसमें से आपको ये बात याद रखनी है कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि सरकारें चेंज होती रहती हैं, तो जब भी मतलब कि जो भी प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, जिस भी सरकार में जो प्रधानमंत्री, अभी प्रेजेंट टाइम पे मोदी जी की सरकार है, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं भारत के, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री। तो अब आपको ये याद रखना पड़ेगा,
क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, प्रधानमंत्री ना दे के उसमें उनका नाम दे दे। तो ये आपको याद रखना है कि प्रेजेंट टाइम में कौन यहाँ का प्रधानमंत्री है। तो अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो कौन अध्यक्ष हो जाएंगे इसके, प्रधानमंत्री के, वो नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे हम बात करें अब इसके उपाध्यक्ष की, ठीक है। तो इसका उपाध्यक्ष अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो राजीव कुमार जी इसके उपाध्यक्ष हैं। और जो नीति आयोग है इसे क्या है कि भारत सरकार का प्रमुख नीति से संबंधित थिंक टैंक कहा जाता है, ठीक है। ये थिंक टैंक आप याद रखना कि जो भी नीति से संबंधित, इसको हम क्या कहते हैं, थिंक टैंक कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप कि ये नीति आयोग आपको समझ में आ गया होगा और आप ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है 2-3 वर्ड से इसके आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि रिवाइज करने में फिर आसानी रहेगी। देन उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 2023 की बात की जा रही है, ठीक है, 21, 22, 23, अभी 20 चल रहा है। तो इसमें से पहला है ब्राज़ील, दूसरा है कोलंबिया, तीसरा है जापान और इसका चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या की बात करें यदि हम, तो फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा की जाएगी, ठीक है। फीफा परिषद के 37 सदस्यीय सदस्य ने खुले वोट से यह फैसला किया कि कौन सा देश महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने 35 में से 22 वोट हासिल किए हैं, वहीं कोलंबिया ने 13 वोट हासिल किए हैं, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है उन्होंने क्या किया कि 35 में से 22 वोट हासिल किए हैं, वहीं जो कोलंबिया है वो 13 वोट हासिल किया है। इसलिए अब इनकी मेजबानी जो महिला विश्व कप है, ठीक है, फीफा महिला विश्व कप 2023 में होना है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से अभी इसको स्थगित कर दिया गया है। तो इसकी अध्यक्षता मेजबानी कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो फीफा महिला विश्व कप 2019 की मेजबानी किस देश ने की थी, ठीक है। 2019 की मेजबानी कौन से देश ने की थी, तो इसमें से पहला हो जाएगा बेल्जियम, दूसरे में है यूएस, तीसरे में फ्रांस और चौथे में है जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो महिला विश्व कप 2019 की मेजबानी फ्रांस द्वारा की गई थी और यह एक शानदार सफलता थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने नीदरलैंड को 2-0 से हराकर अपना लगातार दूसरा विश्व कप खिताब जीता और कुल मिलाकर चौथा रहा है, ठीक है, मतलब कि ये उनका चौथा खिताब रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हांगकांग सुरक्षा कानून पर चीन को मंजूरी देने के लिए किस राष्ट्र ने एक विधेयक पारित किया है। तो यहाँ पे पहला है यूके, दूसरा है यूएस, तीसरा है जर्मनी और चौथा है रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएस, ठीक है। इसके व्याख्या की यदि हम बात करें तो अमेरिकी सीनेट ने एक विधेयक पारित किया। सीनेट जैसे भारतीय संसद होती है तो वही भारतीय जो संसद, यहाँ संसद कहा जाता है, वहाँ पे जो उसे सीनेट कहा जाता है, ठीक है। जो वहाँ की अमेरिका की संसद होती है उसे संसद ना कह के सीनेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अमेरिकी सीनेट ने एक विधेयक पारित किया और जिसमें ऐसे उपाय शामिल है जो हांगकांग पर अपने विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करने के निर्णय के लिए चीन के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं। विधेयक अब प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो यहाँ पे बात की गई है कि 2023 में किस देश का अंतरिक्ष निगम स्पेस वॉक पर पहला पर्यटक ले जाने की योजना बना रहा है। तो यहाँ पे पहला है कि यूएस यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस या चीन या रूस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। इसमें हम व्याख्या की यदि बात करते हैं तो एनर्जिया स्पेस कॉरपोरेशन ने 25 जून को घोषणा की कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक नए अनुबंध की शर्तों के तहत 2023 में एक स्पेस वॉक पर पहले पर्यटक को ले जाने की योजना बना रहा है, ठीक है। देन उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या बात की गई है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका फुल फॉर्म आपको क्लियर हो जाता है कि FATF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स,
कि हाल ही में हुई वर्चुअल बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का निर्णय लिया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो इस बैठक की अध्यक्षता कौन की थी? अभी ये चौथी बार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जा रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था। ठीक है, अभी इसके ऑप्शन की बात करते हैं, देन इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे पहला है कि भारत ने, दूसरा है फ्रांस ने, और तीसरे में ऑस्ट्रेलिया ने, चौथे में चीन ने। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता अभी वर्तमान समय में चीन ने की थी। इसमें व्याख्या की हम बात करें तो क्या होगा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो बैठक हुई थी 21 से 24 जून को आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता चीन ने की थी। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा FATF के बारे में समझते हैं। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? पेरिस में है। और यहाँ पे इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। और ये जो क्या है? एक अंतर सरकारी संस्था है। ठीक है, देन उसके बाद इसका काम क्या है? जो FATF है, तो इसका काम है कि गैर कानूनी आर्थिक मदद यानी कि जो आतंकी फाइनेंसिंग को रोकने के लिए नियम बनाना है। ठीक है, कि जो गैर कानूनी तरीके से आर्थिक मदद करते हैं, जैसे आतंकवादियों को हर एक चीज़ की मदद करते हैं, उनको रोकने के लिए नियम बनाना है। मेन काम जो FATF का काम है। देन उसके बाद इसका गठन कब हुआ था? तो 1989 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, FATF का गठन कब हुआ था? 1989 को इसका गठन हुआ था। इसमें जो सदस्य देशों की बात करें तो 39 प्रेजेंट टाइम में अभी 39 ऐसे देश हैं जो इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, इनमें से सबसे जो 39वां यानी कि सबसे नया अभी देश जोड़ा गया है वो कौन सा है? सऊदी अरब है, जो 21 जून को जोड़ा गया है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेना क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने देखा कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। इसका जो मेन काम होता है, यह एक अंतर सरकारी संस्था है। इसका मेन काम होता है गैर कानूनी आर्थिक मदद यानी कि आतंकी फाइनेंसिंग को रोकने के लिए नियम बनाना। जो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1989 में की गई थी। इसके सदस्य देशों की बात करें तो 39 है। जो अभी वर्तमान में जोड़ा गया है वो 21 जून 2019 को जोड़ा गया है। ठीक है, उस देश का क्या नाम है? तो उस देश का नाम है सऊदी अरब। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि FATF में अब 29वां जो देश है वो कौन सा है? ठीक है, 39वां जो देश है, सॉरी 29वां नहीं, 39वां जो देश है वो कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा सऊदी अरब। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और आप इसको डिटेल से समझ लो जब बात ही कर रहे हैं। जो FATF की ग्रे लिस्ट या क्या होता है कि ब्लैक लिस्ट में डाले जाने पर देश को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज मिलने में काफ़ी कठिनाई होती है। ठीक है, जब इनको हम ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं तो इनको जो भी देश होते हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जितनी भी हैं वहाँ से कर्ज मिलने में इनको काफ़ी कठिनाई होती है क्योंकि ये पैसे का दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, ये माना जाता है कि ये पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। और इसमें बात करें यदि हम तो जो FATF के नियमों के मुताबिक जो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के बीच में भी एक लिस्ट होती है जिसे हम डार्क लिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस कैटेगरी में जो आते हैं मतलब कि जो डार्क ग्रे लिस्ट में आते हैं उसका अर्थ क्या होता है कि सख्त चेतावनी यानी कि बहुत ही कड़े रुख से इसको चेतावनी दी जाती है ताकि संबंधित देश को सुधार का एक अंतिम मौका मिल सके। ठीक है, ये इसलिए रखा जाता है कि शायद इस मौके से ये इनको मौका मिल सके कि हाँ ये ऐसा कर सुधार इसमें कर सकते हैं। अभी आप वर्तमान समय में यदि बात करो तो हमने देखा कि ग्रे लिस्ट होती है और डार्क ग्रे लिस्ट होती है तथा ब्लैक लिस्ट होती है। ठीक है, यदि ब्लैक लिस्ट हो गया तो वहाँ से कठिनाई नहीं, कर्ज मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें वर्तमान समय में कौन सी ऐसी कंट्री है जो ग्रे लिस्ट में है, तो ये भी याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट टाइम में ईरान और उत्तर कोरिया ऐसी दो कंट्री है जो कि ब्लैक लिस्ट में शामिल है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? उत्तर कोरिया हो गया और ईरान, दोनों ही ब्लैक लिस्ट में FATF के ब्लैक लिस्ट में शामिल है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। देन इसका FATF का जो प्रेजेंट टाइम में पर्यवेक्षक देश था वो कौन था? इंडोनेशिया। इसका मुख्यालय कहाँ था? पेरिस में था। ठीक है, सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं आप उनको नोट डाउन कर लिया करो, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे बात की गई है कि सरकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रभावी सामाजिक आर्थिक उपयोग के लिए INSpace के गठन का फैसला किया है। INSPACE। ठीक है, स्पॉक्स
का पूर्ण रूप है, जो इसका नाम है वो क्या है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन, ठीक है, प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। दूसरा इसमें ऑप्शन है कि इंडियन नेशनल स्पेस पावर एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तीसरा इसका जो ऑप्शन है कि इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। और इसका चौथा है कि इंटरनेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ठीक है। यहाँ पे जो इन स्पेस का पूर्ण रूप पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ठीक है। यहाँ पे हम व्याख्या की इसकी बात करते हैं यदि, तो सरकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रभावी सामाजिक आर्थिक उपयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, ठीक है, ये हिंदी में लिखा गया है, जो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है, उसी का यदि हिंदी रूप बोले तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी कि IN स्पेस का गठन करेगी। IN स्पेस यानी कि इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इसका संक्षिप्त रूप है, ठीक है। सो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। देन आज हम बात करते हैं आज के जो हमारा अभ्यास प्रश्न है उसके बारे में। तो यहाँ पे बात करें तो भारतीय मूल के अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जिन्हें अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी कि NSF के 16वें प्रमुख निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है वो कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो पहला है राज रेड्डी, दूसरा है प्रणव मिस्त्री, और तीसरा है सेतु रमन पंचनाथन, और चौथा है संघमित्रा मोहंती, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और इसकी व्याख्या के सही, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सभी जो भी रेगुलर वीडियो देख रहे हैं वो इसका ज़रूर आंसर देंगे, और जो नहीं देख रहे रेगुलर तो वो रेगुलर देखिए, क्योंकि यदि रेगुलर आप देख रहे हो तो आपके सारे क्वेश्चन एक एक करके कंप्लीट होते जाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।